देखिए पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? जिसके अंदर 4 अनुसूचियां हैं और यह मूल अधिनियम में 94 धाराएं थी जिन्हें 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो इसने किसकी बात की है? अनुसूची की, तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर या फिर पुलिस? तो इसके अंदर पुलिस नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371A के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था? तेलंगाना को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर को? तो इसके अंदर दिया गया था नागालैंड को। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है। नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपराओं का ख्याल रखता है। आर्टिकल 371A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो ये कहता है ऑप्शन डी, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अंदर क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 के अंदर क्या है? संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। 3 के अंदर संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार प्रदान है। चौथा है, भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है? तय की गई है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा है? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा है, जबकि ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा व अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा है। ये भी आपने याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की उधारियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित हैं? तो ये बताना है हमें, यह आर्टिकल 292 के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? तो ये बताना है, अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन का संविधान या फिर फ्रांस का या फिर आयरलैंड का? तो ये अपनाया है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, तो ये है पहले के अंदर, ऑप्शन बी। पहली अनुसूची के अंदर राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। देखो हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं टोटल। इनमें से देखो सबसे पहली अनुसूची है जो उसके अंदर दिया गया है राज्य संघों और राज्यों के नाम और सीमा के बारे में। दूसरी अनुसूची में दिया गया है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची उनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथी अनुसूची है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में जो स्थान है उसके बारे में। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। छठी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में है। नौवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के परे कानून के बारे में है। और 10वीं अनुसूची दल बदल के विरोध के लिए है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 विषयों के बारे में। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं या नगर निगम के विषयों के बारे में है। इसमें आपने याद रखना है 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 109 मतलब आर्टिकल 109 के अंदर क्या दिया है? राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा, बल्कि इसे लोकसभा द्वारा राज्यसभा को अपनी सिफारिश देने के लिए भेजा जाएगा। मतलब लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा में सिफारिश देने के लिए भेजा जाता है। लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या वह धन विधेयक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? 346, 238, 224 या
368। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? तो दल बदल के लिए हमने पढ़ी थी, कौन सी अनुसूची है? 10वीं, ऑप्शन सी। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है फजल अली। नेक्स्ट है, मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या मूल कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है 21A। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान में यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये बताना है, भाग 1, 2, 3 या फिर 4। तो मौलिक अधिकार किसके अंदर है? भाग 3 के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निदेशक सिद्धांत को बताता है? तो भाग 4। देखो, पहले के अंदर है मौलिक अधिकार, पहले तीसरे भाग के अंदर है मौलिक अधिकार, चौथे के अंदर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के अनुच्छेद 25 में किसको शामिल नहीं किया गया? जैन, पारसी, नेपाली या फिर बौद्ध? तो पारसियों को इस धर्म में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अनुसार हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन, सिख, बौद्ध को शामिल किया गया है, पारसी धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसमें? हिंदुओं के बारे में है ये अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को असंवैधानिक मानता है? तो आर्टिकल 17, मतलब छूआछूत से रिलेटेड है ये संविधान के अंदर आर्टिकल। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो हमारे भारत के संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, फिर 1 घटा दिया था संपत्ति का अधिकार, तो अब कितने हैं? 6 हैं टोटल। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संतुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई? तो ये बनाई गई थी गाडविल समिति, संथानम समिति, JN वर्मा समिति या स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, किससे रिलेटेड? मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंतिम सत्ता किसके पास है? तो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताना है, नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, भारत में समानता एवं नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से उच्च हैं, भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है जो संविधान का अविभाज्य भाग है, भारत में इन्हें भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में सही वर्णित किया गया है। तो इसके अंदर क्या बताया है? ऑप्शन सी, भारत संपत्ति का अधिकार आर्थिक अधिकार होता है। इसके अंदर है, भारत में आर्थिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो संविधान का अविभाज्य भाग है। तो संपत्ति का अधिकार जो दिया हुआ है पहले मौलिक अधिकारों में आता था ये, अब इसको हटा दिया गया है, जो एक वैधिक अधिकार होता है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी या विधिक अधिकार माना गया। मतलब आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जो है संविधान का अविभाज्य अंग है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसको उसका ही अधिकार वो माना जाएगा और एक कानूनी अधिकार माना जाएगा। ये आर्थिक जो और राजनीतिक अधिकार है वो संविधान का अविभाज्य अंग नहीं है। तो इसके अंदर असत्य की बात की गई थी, तो ये सी गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, तो ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 16। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है, उपाधियों का उन्मूलन। तो इसके अंदर हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये उपाधियों का उन्मूलन है ये आर्टिकल 18 के अंदर आता है और 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 19 जो है गलत है, बाकी 3 सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं, तो ये समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, तो ये बताने में कौन सा है? आर्टिकल 51, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी। हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मतदान अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे देश में 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं, तो ये गलत है। 18 से ऊपर के सभी कर सकते हैं। उसके बाद केवल दुर्लभ स्थितियों में ही कुछ अपराधी और विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो इसका होगा कथन 2 सही है। तो ये दूसरा जो है ये सही है और पहला जो मैंने बताया गलत है, क्योंकि 21 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष है वोट की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है? समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ, शिक्षा का, या संवैधानिक उपचारों का? तो बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ये आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है? तो भारत के संविधान के अंदर 21 जो आर्टिकल है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी। इसके अंदर क्या है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची डाली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की अनुसूची 42वें संविधान संशोधन के अंदर डाली गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो हमने बात की थी, हमारे संविधान के अंदर पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, अब एक नहीं है, तो अब कितने हैं? टोटल 6। और किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को, और ये हो गया है अब 300 क के तहत के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो अभी हमने पढ़ा 7, और अब कितने हैं? 6। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो उसमें किसका उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, क्योंकि उसको धर्म के आधार पर किसी सार्वजनिक पद से निकाल दिया गया या फिर मना कर दिया गया, तो समानता का अधिकार इसके अंदर आएगा, ऑप्शन बी। देखो, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह हमारे संविधान के अंदर दिया है, आर्टिकल 16 के अंदर। और 16 के सेकंड नंबर में क्या दिया है? के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उससे विभेद किया जा सकेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर, कहीं भी जाने की, रहने की, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव में सुरक्षा, कानून की सत्ता के बगैर किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये पूछा है, किसी मूलभूत अधिकार भारतीय भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है। जो ये विदेशी अगर कोई भारतीय भूमि पर आकर रह रहा है तो उसको कानून की सत्ता के बगैर किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय संविधान। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो उन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32। इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखो, आर्टिकल 32 के अंदर क्या है? 5 प्रकार की रिट दी गई है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा। आपातकाल की उद्घोषणा होती है आर्टिकल 352 के
अंदर के परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 दे रखे हैं। तो अगर आपातकाल की उद्घोषणा होती है तब हम दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार फिर भी बरकरार रहता है, तो इसके ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, कब से सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया जा सकता है? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था सूचना का अधिकार, मीन्स आरटीआई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो ये करता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, आर्टिकल 20 किसके बारे में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। 14 है समानता का अधिकार और 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? देखो 11वां मौलिक कर्तव्य, पहले भारतीय संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 2002 के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन सा इनमें से? भारत की अखंडता की रक्षा करना, माता पिता का यह कर्तव्य कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें, वैज्ञानिक स्वभाव और पूछताछ की भावना विकसित करना, या फिर संपत्ति की रक्षा करना। इनमें से बताना। तो ये जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? जो रिट जारी करता है वो हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। अगर राज्य की बात करें तो हाई कोर्ट, अगर पूरे देश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये रिट जारी करता है और रिट किसके अंदर है? आर्टिकल 32 के अंदर, ऑप्शन बी और ए और बी दोनों आएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ये आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकृत व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 35 है जम्मू कश्मीर के निवासियों को परिभाषित करने के लिए कश्मीर विधायिका, इससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ, उपरोक्त सभी। तो हमारे मूल अधिकारों में ये सभी हैं, ऑप्शन डी। हमारे मूल अधिकारों में तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 और 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के अंदर है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर है, जिसके अंदर 5 रिट भी जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। सबसे पहले समान नागरिक संहिता, शराब के सेवन का निषेध, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देना, या फिर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो उसमें है ऑप्शन ए, राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 के अंदर, ये हमने पढ़ लिया। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद व संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आगे देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, और इससे नीचे लोकसभा है तो उसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य, ऑप्शन बी। और ये सभी संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, डैश राज्यसभा के सभापति कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। ये क्वेश्चन
HSSC स्टेशन सुपरवाइजर के एग्जाम में आया है, तब उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी था, मोहम्मद हामिद अंसारी। पर अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति, जिनका नाम CP राधाकृष्णन है। ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके वो व्यक्ति कौन थे? तो ये थे M संजीव रेड्डी। ये पहले भारत के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और इनका कार्यकाल जुलाई 1977 से 1982 तक का था। नेक्स्ट है, डैश संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आह्वान कर सकते हैं। किस किस का? राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। और अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 के तहत, और तीसरा पोटा अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सांसदों को नामित कर सकता है? जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, जिसमें कला विज्ञान क्षेत्र अलग अलग जगह से क्या किया जाता है, समाज सेवा क्षेत्र के विशेष जानकारियाँ व्यावहारिक अनुभव जिनको प्राप्त हो उनको 12 सदस्यों को ये नामित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो ये बताया था आर्टिकल 352 के तहत। और 360 किसके तहत है? वित्तीय आपातकाल। और 368 है संसद के संविधान में किसी भाग का संशोधन करने के रिलेटेड। और 356 है हमारा राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। ये अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 साल का, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है, तो ये किया जाता है हर साल 5 साल में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के चुनाव एवं उसके कार्यकाल दिया हुआ है। आर्टिकल 81 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र बुला सकता है? तो ये अभी हमने बात की थी, भारत के राष्ट्रपति ये दोनों सदन को बुला सकते हैं, संयुक्त सत्र इनको को ये बुला सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पर उपराष्ट्रपति में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोटिंग करेंगे, पर राष्ट्रपति के उसमें वो वोट नहीं कर सकते। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद। तो ये होता है 5 साल बाद, ऑप्शन सी। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उप राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी। इन्होंने 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के कितने स्थान हैं? तो ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? तो 552। मतलब लोकसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो टोटल पूछ रखे कितनी है? तो 552 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। वैसे तो 552 है, पर अभी वर्तमान में 543 है। 524 सदस्य राज्यों तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रावधान 104वें संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये भी हमने पढ़ा 552। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन व्यक्ति रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1952 से 1962 तक।
नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को के स्थान पर काम करता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? राज्यसभा के नामित सदस्य, राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। तो इनमें से बताना है 2 और 3। देखो, उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव है तो उसके अंदर सिर्फ 2, या तो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, ये 2 सदस्य, और जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य, ये 3 ही वोट कर सकते हैं। ना तो राज्य विधानसभा करेंगे, ना ही सभा के नामित सदस्य, और ना ही राज्य विधानसभा के सदस्य, सिर्फ ये कर सकते हैं। तो इसमें शामिल नहीं है की बात करिए तो 2 और 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष 1952 से 56 तक थे। वे अहमदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सांसद चुने गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।